Hi everyone, Namaskar. In this particular segment, we are going to cover the topic of Parliament. So, with the topic of Parliament, we'll be covering every aspect that is related to Parliament. राइट तो हम कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, हम लोकसभा, राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सेशंस जो होते हैं उनका ड्यूरेशन क्या होता है, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, वील डिस्कस अबाउट एवरीथिंग, वील डिस्कस अबाउट द बिल्स जो कि पार्लियामेंट में पास होते हैं या इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, किस तरीके से होते हैं। ऑल्सो जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ये जो टॉपिक्स थे ये हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है, उसकी वीडियो है ऑलरेडी। बट पार्लियामेंट रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं इन टॉपिक्स के वो यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो में। डिटेल्ड वीडियो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, राइट। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट। एक एक करके समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो एक वर्ड है वो एग्जैक्टली कहाँ से आया? इट्स अ फ्रेंच वर्ड, राइट। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड विच इज नोन एज पार्लियामेंट, विच मीन्स स्पीकिंग। तो पार्लियामेंट इज अ फ्रेंच वर्ड, ये एक्सप्रेशन फ्रांस से डिराइव किया गया है और इसका मतलब है स्पीकिंग, बोलना। और जो लैटिन वर्ड है पार्लियामेंटम, पार्लियामेंटम एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स टॉकिंग, राइट। तो इट हैज कम टू मीन मीटिंग फॉर डिस्कशन। तो पार्लियामेंट ऑल टुगेदर जो एक हम डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं, इट मीन्स मीटिंग फॉर डिस्कशन। सो डिफरेंट नेम्स ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो इंडिया के पार्लियामेंट को हम कहते हैं संसद, ठीक है। तो संसद कहते हैं हम इंडियन पार्लियामेंट को इन हिंदी। अदर नेशंस हैव देयर ओन नेम्स, जैसे डाइट इन जापान, कांग्रेस इन यूएस एंड नेसेट इन इजराइल। तो अलग अलग नाम है अलग अलग देशों के पार्लियामेंट को लेके। इंडिया में हम इसे संसद कहते हैं। सो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इज the parliament. So parliament is the supreme legislative body. Parliament is the legislative organ of a union government and Parliament of India is its supreme legislative body. It occupies a preeminent and central position in the Indian democratic political system due to the adoption of parliamentary form of government, which is Westminster model of the government. We have already understood this Westminster form of government जो यूनियन लेजिस्लेटिव है। तो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कंसिडर किया जाता है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसी की वजह से इट ऑक्यूपाइज अ प्री एमिनेंट एंड सेंट्रल पोजिशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो फर्स्ट पार्लियामेंट, जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ इंडिया में, हम अब हिस्ट्री पे जाते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड पे जाते हैं। तो फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन जो था, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन विच हेल्ड अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया were held during the year 1951 to 52 and first elected parliament came into existence in April 1952. ठीक है, it's an important fact. तो पहली जो पार्लियामेंट्री एग्जिस्टेंस हुई वो 1952 में हुई आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस दैट हेल्ड इन 1951 and 2. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे अगर हम आए तो आर्टिकल 79 से 122 पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, procedures, privileges and powers of the parliament. So if you ask what are the provisions in the constitution mentioned पार्लियामेंट को लेके, तो वो आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, अगर हम पार्लियामेंट का देखें, व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर द पार्लियामेंट, तो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलाइड ऑन ब्रिटिश पैटर्न for parliament rather than the American pattern. The president is not an integral part of the legislature in the US. However, in India it is. तो composition की बात करते हैं, जो basic principle है composition का, वो क्या है? The basic principle of composition is
of Indian Parliament is bicameralism. Bicameralism means that Parliament shall have two houses, one representing people and other representing units of federation, which means states. तो एक है House of People और दूसरा है Council of States. एक है हाउस ऑफ पीपल विच इज योर लोकसभा एंड एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच इज योर राज्यसभा. सो बायकैमरलिज्म मीन्स लेजिस्लेचर दैट हैज टू हाउसेस, one representing people and another representing units of federation to ensure federal system of government. Right? Components की बात करें तो पार्लियामेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो है लोकसभा, जिनको हम लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं. सेकेंड इज राज्यसभा, जिनको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस कहते हैं. एंड थर्ड कंपोनेंट इज द प्रेसिडेंट विच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. राइट? सो बेसिक जो कॉम्पोजिशन है, जो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन है, वो बायकैमरलिज्म है इंडियन पार्लियामेंट का, और ये तीन कॉम्पोनेंट्स है. Now let's discuss about the Council of States, which is also known as the upper house of the Parliament or the Rajya Sabha. तो it is the upper house या second chamber, इसको Council of States कहते हैं या House of Elders कहते हैं, and it represents the states and UTs of the Indian Union. It represents the states and union territories of the Indian Union. Rajya Sabha is known as the permanent house of the Parliament. Very important point to note. As it is never fully dissolved. So Rajya Sabha is never fully dissolved, and because of this reason it is known as the permanent house of the Parliament. The fourth schedule of Indian Constitution deals with allocation of seats in Rajya Sabha to the states and UTs. ठीक है, तो राज्यसभा को यहाँ इस टॉपिक से हमें क्या मिले, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो ये थे कि इट इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज नोन एज हाउस ऑफ एल्डर्स, सेकेंड चेंबर, और ये स्टेट्स और यूटीज को रिप्रेजेंट करता है. राइट? टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो है 250, आउट ऑफ विच 238 members are representatives of the states and UTs. So out of 250, 238 members are representatives of the states and UTs who are elected indirectly. Important point to note, who are elected indirectly, and 12 are nominated by the president. अब करंट स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, व्हाट इज द करंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, तो इट इज 245 and 229 members represent the states and 4 members represent UTs and 12 are nominated by the president. तो ये करंट स्ट्रेंथ है इस समय राज्यसभा की. टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं स्टेट्स के वो कैसे इलेक्ट होते हैं, तो दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो representatives of the states are represented by the state legislative assemblies. Representatives of each union territory in Rajya Sabha are indirectly elected. तो representatives of each union territory, UT की जब बात आती है, उनके representatives के election की जब बात आती है, तो ये representatives indirectly elect होते हैं by the members of an electoral college specially constituted for the purpose. तो स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वेयर एज यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज विच इज स्पेशली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्पस. राइट नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं राज्यसभा के इलेक्शन को लेके, मेंबर के इलेक्शन को लेके, जिसको ध्यान में रखना है. पहला, सिर्फ 3 यूटीज हैं जिनके पास राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन है.
First is Delhi, second is Pondicherry, third is Jammu and Kashmir. Only they have representation in Rajya Sabha, others don't have enough population, इसलिए इनका representation उतना नहीं है राज्य सभा में. Second point, the members nominated by the president are those who have special knowledge or practice in art, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस. तो ये चार आपके मैटर्स हैं. अगर उनमें स्पेशल एक्सपीरियंस है, स्पेशल नॉलेज है, तो प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट द मेंबर्स. द रैशनल इज टू प्रोवाइड एमिनेंट पर्सन अ प्लेस इन द हाउस विदाउट गोइंग थ्रू इलेक्शंस. So this is the rationale behind why the nominated members are being there in the Rajya Sabha, who are nominated by the president. Let's talk about the functions of the Rajya Sabha. तो राज्य सभा का function क्या है? राज्य सभा has an important role of reviewing and altering the laws initiated by the Lok Sabha. Very important function, very important role to keep a check on the legislation which is being passed by the Lok Sabha. तो राज्य सभा का सबसे important function है लोक सभा द्वारा दिए गए laws जो initiate law करती है लोकसभा, उन लॉज को रिव्यू करना, उनको ऑल्टर करना और उनको पास करना, ये राज्यसभा का मुख्य काम है. इट कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन. राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ. तो ऐसा कोई बिल जिसको कि लॉ बनाना है, दैट बिल हैज टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा in order to make it a law. तो ये भी एक important reviewing, altering function है जो कि राज्यसभा का है. Now let's talk about the powers of राज्यसभा. तो राज्यसभा के पावर्स की अगर बात करें तो किन किन स्फीयर्स में या किन किन डिपार्टमेंट्स में, किन किन टॉपिक पे, किन किन मैटर्स पे राज्यसभा के पास पावर है, लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन. फर्स्ट इज स्टेट रिलेटेड मैटर्स. तो पहला जो स्टेट रिलेटेड मैटर्स हैं, राज्यसभा प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स. वी ऑलरेडी नो राज्यसभा इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, विच मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स, है ना. तो राज्यसभा इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, यूटी का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा करती है. तो राज्यसभा प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स. देयरफॉर एनी मैटर दैट अफेक्ट्स द स्टेट, any matter must be referred to it for its consent and approval. Any matter that affects the state must be referred to the Rajya Sabha. उसकी consent और approval जरूरी है. If Union Parliament wishes to remove, transfer a matter from state list, approval of Rajya Sabha is necessary. तो state related कोई भी matter है, स्टेट रिलेटेड कोई भी मैटर है, दैट मैटर हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा. उस राज्यसभा की कंसेंट लेना जरूरी है. इनफैक्ट अगर कभी पार्लियामेंट किसी मैटर को स्टेट लिस्ट से रिमूव करना चाहे या ट्रांसफर करना चाहे, इन दैट केस ऑल्सो राज्यसभा का अप्रूवल मैंडेटरी है, राइट. तो ये पहला फंक्शन हो गया, पहला पावर हो गया विच इज रिलेटेड टू द स्टेट. Next, let's talk about the lower house of the parliament, the house of people, which is known as and commonly known as Lok Sabha. तो हाउस ऑफ पीपल के बारे में बात करते हैं. इट इज द लोअर हाउस, या इसको फर्स्ट चैम्बर या इसको पॉपुलर हाउस भी कहते हैं. एंड इट रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल. हाउस ऑफ पीपल, इट रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल. कॉम्पोजिशन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है उसको फिक्स की गई है 550 पे. तो 550 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, आउट ऑफ विच 530 members are to be representatives of the states and 2 are to be the representatives of the union territories. Current strength जो है अभी लोकसभा की वो है 543, out of which 530 are the representatives of states and 13 represents UTs. तो ये करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की.
पहले प्रेसिडेंट ऑल्सो नॉमिनेटेड 2 members फ्रॉम एंग्लो इंडियन, लेकिन अभी 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 से ये प्रोविजन सिर्फ 2020 तक लागू था। इसके बाद ये प्रोविजन हट गया है। लोकसभा में प्रेसिडेंट अब नॉमिनेट नहीं करते एंग्लो इंडियन मेंबर्स को। तो पहले ये प्रोविजन था। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 से ये प्रोविजन, दिस प्रोविजन ओनली एग्जिस्टेड टिल 2020। Talk about the election of representatives of the Lok Sabha. So how are the representatives of the Lok Sabha elected? किस तरीके से ये elect होते हैं? Let's have a look. They are directly elected. They are directly elected by the people from territorial constituencies in the states. तो और union territory, by union territory direct election to the House of People Act of 1965, the members of Lok Sabha from UTs are chosen by direct election. तो स्टेट में तो डायरेक्ट इलेक्शंस हो ही रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, वहां पे डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं वो। बाय यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1965, यूटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकसभा के, दे आर ऑल्सो चोजन डायरेक्टली बाय द पीपल, बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस, राइट। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ लोकसभा। तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, a group of person who work together to implement the laws made by the parliament. तो एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना ये सोनली लोकसभा का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। This executive is often what we have in mind when we use the term government. तो गवर्नमेंट जो बनती है वो लोकसभा बनाती है। तो गवर्नमेंट को फॉर्म करना, एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करना, ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज विच आर मेड बाय द पार्लियामेंट, this is the major function of the Lok Sabha. Now let's discuss the powers of Lok Sabha. तो लोक सभा की पावर्स की अगर बात करें तो किन किन स्फीयर्स में, किन किन डिपार्टमेंट्स में या किन किन प्रोविजंस में लोकसभा पावरफुल है, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट इज डिसीशंस इन जॉइंट सिटिंग। सो एज वी नो, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, right? Any ordinary law needs to be passed by both the houses. However, in case of any difference between the two houses, the final decision is taken by a joint session of both the houses. तो जब भी कोई law, किसी law को pass होना होता है तो दोनों हाउसेस की सहमति चाहिए। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, इन दैट केस जॉइंट सिटिंग बैठाई जाती है जहां पे दोनों हाउसेस बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। तो जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की होती है एंड ड्यू टू लार्जर स्ट्रेंथ द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग, राइट। तो डिसीजन इन जॉइंट सिटिंग इज मोर inclined towards the Lok Sabha. Second is power in money matters. So Lok Sabha exercises more powers in money matters. Once Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, Rajya Sabha cannot reject it, right? So Lok Sabha is having more power in the matters of finance, in the matter of money. The Rajya Sabha can only delay it by 14 days or Rajya Sabha can suggest the changes in it. However, farmer may or may not accept these changes. Rajya Sabha 14 दिन के लिए इस प्रोविजन को डिले कर सकती है या कुछ चेंजेस, कुछ ऑल्टरेशन सजेस्ट कर सकती है, बट लोकसभा इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस, राइट। लोकसभा मनी मैटर्स में, फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में ज्यादा पावरफुल है। Power over Council of Ministers, very important point. Lok Sabha controls the Council of Ministers. We have already learned that Council of Ministers are collectively responsible. There's a provision of collective responsibility. So Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. If the majority of Lok Sabha members say they have no confidence
in the Council of Ministers. All ministers including Prime Minister have to quit and Rajya Sabha does not have this power. तो अगर majority of Lok Sabha members, if majority of Lok Sabha members say that Council of Ministers including the Prime Minister have to prove their confidence, they have to prove their majority and we have no confidence on them, then and there itself the COM, the Council of Minister along with the Prime Minister have to quit. Right? This is how Lok Sabha is even more powerful over the Council of Ministers. Collective responsibility का हमने concept COM में Prime Minister topic में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. Next is प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं. ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टॉपिक ऑफ प्रेसिडेंट इन वेरी डिटेल, बट यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रोविजंस क्या है इनको लेके उसके बारे में देख लीजिए. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस, राइट, एंड ही डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग, बट he or she is an integral part of the parliament. वो किसी हाउस का हिस्सा नहीं है, वो किसी मीटिंग में नहीं बैठते, but he or she is an integral part of the parliament. She is the head of the state. She is the head of the state and is the highest formal authority in the country, right? Appointment पता ही है हमें, elected members of parliament, MPs and elected members of legislative assemblies elect the president of India. ये electoral college form करते हैं और ये लोग इनको elect करते हैं. Only elected members of parliament and elected members of legislative assemblies, याद रखिएगा. नेक्स्ट पावर्स क्या क्या है इनकी, ये बेसिकली ये जो इस समय प्रेसिडेंट का टॉपिक चल रहा है, दिस इज मोर और लेस अ रिवीजन फॉर अस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस इन अ सेपरेट वीडियो. तो पावर क्या क्या थी, पहली थी असेंट फॉर पासिंग अ बिल. तो जब बिल दोनों हाउसेस से पास होता है तो प्रेसिडेंट की असेंट के बिना वो बिल लॉ नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट की असेंट मैंडेटरी है. सेकेंड इज समनिंग और प्रोरोगेशन ऑफ हाउसेस. तो ही हैज द पावर टू समन और प्रोरोग बोथ द हाउसेस, या लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं या वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं. आर्टिकल 1, 2, 3 ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं व्हेन द हाउसेस आर नॉट इन सेशन, राइट. ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में क्लियरली डिस्कस की थी. चलिए मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं. क्वालिफिकेशंस क्या क्या है राज्यसभा में, लोकसभा में, कैसे मेंबर बन सकते हैं, कैसे क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक. राज्यसभा के केस में जो क्वालिफिकेशन है एमपी बनने की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 30 years of age. She should make an oath or affirmation stating that she will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. According to RPA, Representation of People Act 1951, she should be registered as a voter in the state from which she is seeking the election. तो election to the Rajya Sabha, उन्हें उस स्टेट का वोटर रजिस्टर होना पड़ेगा. एज अ वोटर उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को उस स्टेट में जहां पे उनको राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ना है. However, in 2003, this was the case which is mentioned in RPA 1951. लेकिन 2003 में एक प्रोविजन आया जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि इंडियन सिटीजन, एनी इंडियन सिटीजन कैन कॉन्टेस्ट राज्यसभा इलेक्शंस irrespective of the state where he resides. Manmohan Singh contested the election from the state of Assam, right? He does not belong to that state. So 2003 में ये प्रोविजन आया जहां पे ये बोला गया कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी स्टेट से जाके इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है राज्यसभा का. जरूरी नहीं है कि उन्हें उस स्टेट में वोटर एज अ वोटर रजिस्टर होना पड़े, राइट. लोकसभा के क्वालिफिकेशन की बात करें, मेंबर की क्वालिफिकेशन की, तो पहला नॉट लेस दैन 25 years of age. डिफरेंस है, राज्यसभा में 30 years of age थी, ठीक है. She should declare through an oath affirmation that
he she has true faith in allegiance and constitution and will uphold the sovereignty and integrity of India. He must possess such other qualification as may be laid down by the parliament by law and must be registered as a voter in any constituency in India. Person contesting from the reserved seat should belong to scheduled caste or scheduled tribe as the case may be. रिजर्व सीट से करना है तो SC/ST कम्युनिटी से आपको होना पड़ेगा. टॉकिंग अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशंस, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशंस की बात आती है तो किन किन ग्राउंड्स पे होती है. पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे, जिसका मतलब है अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, इफ ही इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ अ मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस विच इज एग्जेम्प्टेड बाय द पार्लियामेंट. तो मिनिस्टर या कोई ऐसी ऑफिस विच इज एग्जेम्प्टेड बाय द पार्लियामेंट, उनके अलावा अगर दे आर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. सेकेंड इज इफ he she is of unsound mind, अगर वो unsound mind के प्रूव होते हैं या if he is declared by a court of unsound mind तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. if he she is an undischarged insolvent, अगर इंसॉल्वेंसी के केस में उनको डिस्चार्ज किया जाता है और ये भी एक ग्राउंड है कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इंसॉल्वेंसी के ग्राउंड पे, राइट. अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंसी. इफ ही शी इज नॉट और नॉट एनी मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, अपनी नागरिकता को अगर वो छोड़ देते हैं तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. इफ ही शी इज डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो ऐसा कोई लॉ जो डिस्क्वालीफाई कर दे. इन दीज केसेस, इन दीज 5 केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो सकता है. स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स, स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स की बात करें मतलब जो ग्राउंड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन्ड है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो ग्राउंड्स मेंशन्ड है स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स, पहला, फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ग्राउंड, अगर किसी इलेक्शन ऑफेंस में, करप्ट प्रैक्टिस में ये गिल्टी पाए जाते हैं तो देन इन देयर इटसेल्फ they may be, he or she may be disqualified. Second is convicted of any offense resulting in imprisonment for 2 or more years. पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डिटेंशन, अगर उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर हो रहा है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अगर कोई व्यक्ति डिटेन किया जा रहा है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा. थर्ड इज ही हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट, अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस से उनको डिसमिस किया गया है बिकॉज ऑफ करप्शन या डिसलॉयल्टी तो वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे. फोर्थ इज कॉन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, तो ब्राइबरी या एनिमिटी प्रोवाइड मतलब एनिमिटी स्प्रेड करने को लेके भी डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा. फिफ्थ इज पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स, जैसे डाउरी, सती, अनटचेबिलिटी, अगर वो ये क्राइम्स फॉलो कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं इन प्रैक्टिसेस को, तो ये स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स पे इनकी डिस्क्वालिफिकेशंस मानी जाएगी. अबाउट द टेन्योर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, तो राज्यसभा की अगर बात करें तो एवरी मेंबर एंजॉयज अ सेफ टेन्योर ऑफ 6 years, तो एक 6 साल का सेफ टेन्योर माना जाता है राज्यसभा के मेंबर्स के लिए. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 year, तो यहाँ पे 1/3 मेंबर वो रिटायर होते जाते हैं हर 2 साल पे, तो दे आर एंटाइटल्ड टू कॉन्टेस्ट अगेन फॉर द मेंबरशिप. जो रिटायर हो रहे हैं दे आर एंटाइटल्ड टू कॉन्टेस्ट अगेन फॉर द मेंबरशिप. लोकसभा की जहां बात है वहां इनका जो नॉर्मल टर्म होता है वो 5 साल का होता है, बट प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मे डिसॉल्व इट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years, राइट. इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इनके टर्म को एक्सटेंड किया जाता है फॉर 1 year एट अ टाइम, बट विल नॉट एक्सीड 6 months आफ्टर द इमरजेंसी इज ओवर. तो नेशनल इमरजेंसी के केस में
लोकसभा के टर्म को 1 साल तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इट वोंट एक्सीड बियॉन्ड 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी इज कंक्लूडेड। जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है उसके बियॉन्ड, उसके 6 महीने बियॉन्ड इनका टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो कुछ कंडीशंस हैं लोकसभा के मेंबरशिप को लेके। नॉर्मली इनका टर्म 5 साल का है, प्रेसिडेंट इनको उसके पहले डिसॉल्व कर सकते हैं या इमरजेंसी के केस में इनके टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है। ऑफिशियल्स, तो राज्यसभा या लोकसभा के जो ऑफिशियल्स हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो कौन होते हैं? लेट्स हैव अ लुक। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के केस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ही शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा, राइट। इन हिज एब्सेंस डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। तो अगर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट हैं, उनके एब्सेंट के केस में डेप्यूटी चेयरमैन विल बी प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। और डेप्यूटी चेयरमैन कौन इलेक्ट करता है? अमंग द मेंबर्स, दे देमसेल्व्स इलेक्ट। लोकसभा की जहां बात आती है तो स्पीकर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहलाता है लोकसभा का। He she remains the speaker even after the Lok Sabha is dissolved till the next house elects a new speaker in his or her place. तो speaker after even the house is dissolved, after even the Lok Sabha house is dissolved, उनका टर्म खत्म हो गया या उनको डिसॉल्व कर दिया गया, speaker remains in his term, speaker remains in his post जब तक कि अगला हाउस, नया हाउस किसी नए स्पीकर को इलेक्ट नहीं कर देता। और अगर स्पीकर की एब्सेंस है, if the speaker is absent, a deputy speaker which is elected by the house presides over the meeting, right? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर दी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट? तो पहला, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, वेरी ऑब्वियस, सिर्फ पार्लियामेंट ही ऐसा है जो कि यूनियन लिस्ट पे लॉज बना सकता है। तो ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। Along with the state legislature, parliament is empowered to make laws on the concurrent list. तो concurrent list पे state legislature भी बना सकता है और union parliament भी बना सकता है। In a subject that is not mentioned in any list, the residuary powers are vested with the parliament. तो ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा कोई मैटर जो कि किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है, उनके जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वो भी पार्लियामेंट के ऊपर हैं। पार्लियामेंट उन पे लॉज बना सकती है। फाइनेंशियल फंक्शंस की अगर बात करें तो इट इज नोन एज द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी। गवर्नमेंट कैन नीदर इम्पोज एनी टैक्स on the public nor spend the money without approval of the parliament. पार्लियामेंट की कंसेंट और अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना गवर्नमेंट कोई भी टैक्स पब्लिक के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती या मनी स्पेंड नहीं कर सकती। इनफैक्ट द बजट, यूनियन बजट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर, राइट। तो पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल फंक्शंस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इलेक्टोरल फंक्शंस की अगर बात करें, किन किन ऑफिसेस के इलेक्शन में, किन किन ऑफिसेस के अपॉइंटमेंट में पार्लियामेंट का रोल आता है। पहला, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों जगह पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती है। लोकसभा इलेक्ट्स इट्स स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर एंड राज्यसभा इलेक्ट्स इट्स डेप्यूटी चेयरमैन। सभा अपने स्पीकर को इलेक्ट करती है और डेप्यूटी स्पीकर को करती है, वेराज राज्यसभा इलेक्ट्स इट्स डेप्यूटी चेयरमैन, क्योंकि इनके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको पार्लियामेंट करती है ऑल टुगेदर। पावर ऑफ रिमूवल की जहां बात आती है तो कुछ ऐसे हाई फंक्शनरीज हैं who may be removed from office on the initiative of the parliament। तो ऐसी कुछ हाई फंक्शनरीज हैं जिनको कि पार्लियामेंट के अप्रूवल पे रिमूव किया जा सकता है। इट कैन रिमूव प्रेसिडेंट, it can remove judges of Supreme Court, it can remove judges of High Court, it can remove president, judges of Supreme Court, judges of High Court थ्रू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिससे इनका रिमूवल होता है फॉर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेशन के ग्राउंड पे इनको रिमूव किया जा सकता है।
Another function is amendment of the constitution, very important function. Most of the parts of constitution can be amended by parliament through a special majority. However, कुछ conditions हैं ऐसी, कुछ provisions इसके साथ भी लगे हुए हैं, जैसे कुछ provisions that can only be amended by the parliament with the approval of states. तो parliament cannot change the basic structure of the constitution, right? तो amend तो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना, बेसिक स्ट्रक्चर कांट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. पावर ओवर द एग्जीक्यूटिव की बात करें तो पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, एडजर्नमेंट मोशन एटसेट्रा. तो ये कुछ उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, इनको आगे हम डिस्कस करेंगे. गवर्नमेंट ऑलवेज टेक्स दीज मोशंस वेरी सीरियसली बिकॉज गवर्नमेंट्स पॉलिसीज आर क्रिटिसाइज्ड सीवियरली एंड देयर लाइकली इम्पैक्ट ऑन द इलेक्टोरेट whom the government would have to face ultimately. तो गवर्नमेंट इन क्वेश्चंस को, जीरो आर, क्वेश्चन आर, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, एडजर्नमेंट, इनको पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट है वो बहुत सीरियसली लेती है. चलिए नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लीडर्स इन द पार्लियामेंट. हु आर द लीडर्स ऑफ द हाउस? तो लोकसभा के केस में लीडर ऑफ द हाउस इज प्राइम मिनिस्टर, राइट? हमने ऑलरेडी देखा है इसको. या ऐसा कोई और मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज द लीडर ऑफ द हाउस. या तो पीएम रहेंगे या प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर द्वारा कोई लोकसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया हो, वो लीडर ऑफ द लोकसभा रहेगा. राज्यसभा के केस में जो लीडर ऑफ द हाउस हैं वो होंगे मिनिस्टर और मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड ही इज नॉमिनेटेड बाय द पीएम टू फंक्शन एज सच. She exercises direct influence on the conduct of business. Officer of leader of the house is not mentioned in the constitution but in the rules of the house. So if you ask लीडर्स इन दी पार्लियामेंट या लीडर्स ऑफ द हाउस का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है? इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट रूल ऑफ हाउस, हाउसेस के जो रूल हैं उस रूल में, उन रूल बुक्स में लीडर ऑफ द हाउस का प्रोविजन मेंशन्ड है, राइट? अगेन an important point to note, लीडर ऑफ अपोजिशन. लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है? तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, leader of the largest opposition party having not less than 1/10 seats of the total strength of the house is recognized as the leader of the opposition in the house. तो ऐसा कोई भी opposition का leader जिनके पास seats हैं not less than 1/10 seats of the house, of the strength of the house, he is known to be the leader of the opposition. इनका रोल क्या है? ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और ये एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करते हैं. तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे. दोनों हाउसेस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं इनको एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया था 1977 में एंड दे आर इंटाइटल्ड टू द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर. तो इनकी जो स्टैट्यूटरी अलाउंसेस इनको दी गई वो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी गई 1977 में एंड दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द सैलरी अलाउंसेस एज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर. अगेन ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये एक स्टैट्यूट है, एक पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट है जिसके अंदर में लीडर ऑफ अपोजिशन का प्रोविजन मेंशन्ड है. नेक्स्ट इज व्हिप. तो व्हिप क्या होता है? हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो रूलिंग पोजीशन पे हो या वो अपोजिशन पोजीशन की हो, उनकी अपनी एक व्हिप होती है. व्हिप का अगर हम सिंपल टर्म में बोले तो कमांड, ठीक है? तो if he she is appointed by a political party to serve as an assistant floor leader charged with responsibility of ensuring the attendance of his party members in large numbers and securing their support in favor or against a particular issue. So whip regulates and monitors their behavior in the parliament and members are supposed to follow
directives given by the whip. Office of whip is mentioned neither in the Indian Constitution nor other two statutes mentioned above. It is based on conventions of the parliamentary government. तो whip भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. बेसिकली एक कमांड दिया जाता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, चाहे हर पॉलिटिकल पार्टी में एक whip होता है और वो कमांड देते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी की हो या वो अपोजिशन पार्टी की हो, और उनके मेंबर्स को इसको फॉलो करना पड़ता है. राइट तो वो रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं उनके बिहेवियर को पार्लियामेंट में, एंड मेंबर्स आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द व्हिप. तो व्हिप का प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन में या हाउस की रूल बुक में या पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में कहीं भी मेंशन नहीं है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. तो समनिंग क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, ड्यूरेशन क्या है पार्लियामेंट्री सेशंस की, इनके बारे में बात करते हैं. समनिंग का मतलब प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट. तो मीटिंग के लिए जब प्रेसिडेंट समन करते हैं, इन द सेंस कि द प्रोसेस इन विच द प्रेसिडेंट इज कॉलिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, दिस इज नोन एज समनिंग. और ये आर्टिकल 85 में मेंशन्ड है. प्रेसिडेंट समन करते हैं ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, वी ऑलरेडी नो दिस, एंड द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड 6 months. तो 6 month का से अधिक का गैप 2 सेशंस के बीच में नहीं हो सकता. इसलिए कहा जाता है कि 1 साल में 2 सेशंस हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडिया डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर. और लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से पार्लियामेंट 3 सेशंस के लिए मिलती है. 1 साल में 3 सेशंस होते हैं. कोई फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है. बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, ये 3 सेशंस बाय द प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशन, ये 3 सेशंस इंडियन पार्लियामेंट फॉलो करती है. बजट सेशन को लॉन्गेस्ट सेशन कहा जाता है. स्टार्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी एंड कंक्लूड्स बाय द एंड ऑफ अप्रैल. राइट. मॉनसून सेशन, जिसको सेकेंड सेशन कहते हैं, यूजुअली जुलाई से शुरू होती है और अगस्त में खत्म हो जाती है. ठीक है. और थर्ड है विंटर सेशन, जो कि तीसरा सेशन है, नवंबर से दिसंबर चलती है. तो सबसे लॉन्गेस्ट सेशन बजट सेशन है. यहाँ पे बजट, एनुअल बजट, यूनियन बजट आता है और जनवरी से अप्रैल तक ये चलता है. अनदर टर्म इज एडजर्नमेंट. एडजर्नमेंट का मतलब adjournment suspends the work in a sitting for a specified time which may be hours, days or weeks. तो adjourn करते हैं किसी सेशन को, तो सस्पेंड हो रहा है वर्क ऑफ अ सिटिंग. वो घंटों के लिए भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है और कुछ हफ्तों के लिए भी हो सकता है. और जब किसी मीटिंग को टर्मिनेट किया जाता है बिना किसी डेफिनेट टाइम या डेट के फिक्स किए, व्हेन अ मीटिंग इज सस्पेंडेड या टर्मिनेटेड विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम लिमिट, विदाउट स्पेसिफाइंग द ड्यूरेशन ऑफ द टर्मिनेशन, तब उस टर्म को कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई. राइट. The power of adjournment as well as adjournment sign dies lies with the presiding officer, speaker, chairman of the house. तो speaker या chairman of the house इसको कर सकते हैं. Next term is prorogation. Prorogation के केस में जैसे adjournment में सिटिंग को टर्मिनेट किया जा रहा है, मीटिंग को टर्मिनेट किया जा रहा है, प्रोरोगेशन में सिटिंग भी टर्मिनेट हो रही है और सेशन भी टर्मिनेट हो रहा है ऑफ द हाउस. तो सिटिंग तो हो ही रही है, साथ के साथ सेशन भी हो रहा है. राइट. इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट के बीच में यही डिफरेंस है. एडजर्नमेंट सिटिंग की होती है, प्रोरोगेशन सिटिंग और सेशन दोनों का होता है. प्रोरोगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. ठीक है. Another term is quorum. Quorum refers to the minimum number of members required to be present for conducting a meeting of the house. So quorum एक बनता है group of people who are required to be present in the meeting of the house. Constitution has fixed 1/10 strength as the quorum for both the houses of Lok Sabha and Rajya Sabha. तो एक 1/10 स्ट्रेंथ को कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है एज कोरम. तो 1/10 स्ट्रेंथ होनी चाहिए
as the constitution has specified. is the joint session of parliament. तो joint session में क्या होता है, कैसे discussions होते हैं, कैसे उसको किया जाता है, कैसे deadlock break होते हैं, let's have a look. तो constitution has mentioned this provision under article 108 which provides for joint sitting of the Lok Sabha and Raj Sabha in order to break any deadlock between the two. deadlock को break करने के लिए राज्य सभा और लोक सभा के बीच में joint sitting की जाती है. प्रेसिडेंट कॉल करते हैं जॉइंट सिटिंग को और प्रिसाइड होते हैं. प्रिसाइड कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग को. और अगर स्पीकर एब्सेंट है, इफ द लोकसभा स्पीकर इज एब्सेंट, Deputy Speaker of Lok Sabha will preside over the joint sitting. In absence of both, it is presided by the Deputy Chairman of Raj Sabha. अगर लोक सभा के स्पीकर भी एब्सेंट हैं और डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट हैं तो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन इस पे प्रिसाइड करेंगे. नेक्स्ट इज लेम डक सेशन. लेम डक सेशन क्या होता है? लेम डक सेशन refers to the last session of existing Lok Sabha after a new Lok Sabha has been elected. तो जब नई लोक सभा बन जाती है उसके बाद एक आखिरी सेशन, जो एग्जिस्टिंग लोक सभा थी उसका आखिरी सेशन जो होता है उसको लेम डक सेशन कहते हैं. Those members of existing Lok Sabha who could not get re-elected to the new Lok Sabha are called lame ducks. तो existing लोक सभा में जो existing members थे जिनको कि new लोक सभा में elect नहीं हो पाए, उनको lame ducks कहते हैं. उन्हीं के लिए ये सेशन किया जाता है. चलिए, let's talk about the devices of the parliamentary proceedings. तो parliamentary proceedings के devices क्या क्या हैं? Let's have a look. पहला है question hour. राइट, तो यहीं पे 0 और क्वेश्चन आवर, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज क्वेश्चन आवर. इसका मतलब फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग. फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज टर्म्ड एज क्वेश्चन आवर. इट इज मेंशन्ड इन द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय जो मेंबर्स हैं वो सवाल करते हैं और मिनिस्टर्स यूजुअली गिव आंसर्स. तो 3 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो मेंबर्स कर सकते हैं. जो पहला 1 घंटा है, जहां पे पहली पार्लियामेंट्री मीटिंग का पहला घंटा, वहां पे मेंबर्स मिनिस्टर से सवाल करते हैं, ऑब्लिगेटेड टू आंसर. देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन. पहला है स्टार्ड क्वेश्चन. Starred question, these are distinguished by an asterisk and require oral answer, hence supplementary questions can follow. तो asterisk से distinguish किए जाते हैं and they require oral answers. Unstarred question, asterisk ये, right? Unstarred questions requires a written answer and hence supplementary questions cannot follow. ओरल क्वेश्चन, अगर ओरल आंसर चल रहा है स्टार्ट क्वेश्चन के केस में, वहां पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो, वेरी एविडेंट. अनस्टार्ट क्वेश्चन के केस में क्योंकि रिटन आंसर्स आ रहे हैं, वहां पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं आ सकते. थर्ड इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस. मतलब जो पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेके ऐसे मैटर्स हैं या अर्जेंट matter हैं, they are considered under these type of question. These are asked by giving a notice of less than 10 days and are answered orally. 10 दिन की नोटिस पे ये सवाल पूछा जाता है और orally इन questions को आंसर करना पड़ेगा. राइट, तो पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेके अगर कोई सवाल है, अर्जेंट मैटर्स पे कोई सवाल है, वो होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के परव्यू में. नेक्स्ट इज 0 आवर. So 0 hour is an Indian parliamentary innovation. Very important point. ये कहीं से लिया नहीं गया है, ये इंडियन पार्लियामेंट का इनोवेशन है. It is not mentioned in the parliamentary rule books. 0 hour में क्या होता है, जो MPs हैं, जो member of parliament हैं, they can raise matter without a prior notice. They can raise any matter without a prior notice. 0 hour starts immediately after the question hour. जैसे ही question hour खत्म होता है 0 hour start हो जाता है और it lasts until the agenda of the day.
मतलब जो रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस इज टेकन अप। तो क्वेश्चन आवर के खत्म होते ही 0 आवर स्टार्ट होता है एंड इट लास्ट टिल द रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस इज टेकन अप, राइट? In other words, the time gap between the question hour and agenda is known as 0 hour. तो अजेंडा जहां डिस्कस हो रहा है उससे और क्वेश्चन आवर के बीच में जो टाइम गैप है वहां पे 0 आवर होता है, जहां पे MPs can raise matter without any prior notice. Next is half an hour discussion. What is half an hour discussion? It is meant for discussing a matter of sufficient public importance which has been subjected to a lot of debate and the answer to which needs elucidation on a matter of fact. तो ऐसा कोई matter जो कि public importance को लेके sufficient है and which requires a lot of debate discussion और जिसका जवाब बहुत ज़्यादा थरो डिस्कशंस मांगता है। द स्पीकर कैन अलॉट 3 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। तो 3 दिन अलॉट कर सकते हैं स्पीकर हाफ एन आवर डिस्कशंस को लेके। देयर इज नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस। इस केस में कोई मोशन या वोटिंग पास नहीं होती है हाउस में। नेक्स्ट इज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। तो इसका मतलब क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इट इज नोन एज 2-hour discussion as the time allotted for such a discussion should not exceed 2 hours. तो 2 घंटे का डिस्कशन भी कहते हैं, मतलब 2 घंटे से अधिक का डिस्कशन नहीं होना चाहिए, इसको शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। स्पीकर कैन अलॉट 2 days in a week for such discussions. There is neither a formal motion before the house nor voting. और ये जो डिवाइस है ये 1953 से एग्जिस्ट कर रही है, राइट? शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस। चलिए, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द डिफरेंट मोशंस जो कि इंडियन पार्लियामेंट में होते हैं, जैसे प्रिविलेज मोशन, सेंसर मोशन, टोकन मोशन। इसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज प्रिविलेज मोशन। सो प्रिविलेज मोशन इज मूव्ड बाय अ मेंबर when he feels that a minister has committed a breach of privilege of the house. ऐसा कोई मेंबर जिसको लगता है कि मिनिस्टर ने प्रिविलेज का ब्रीच किया है, या एक से अधिक मेंबर्स बिना withholding the facts of a case or by giving wrong या distorted facts. तो basically its purpose is to censor the concerned minister. अगर उन्होंने प्रिविलेज का ब्रीच किया है या उन्होंने क्लियर तरीके से फैक्ट्स को प्रेजेंट नहीं किया है, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दिए हैं, उस केस में उस केस में प्रिविलेज मोशन आता है। इट कैन बी मूव्ड बाय राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। तो दोनों हाउसेस इसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेंसर मोशन। तो इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन लोकसभा। लोकसभा में अडॉप्ट होने के लिए सेंसर मोशन के रीजंस नेसेसरी हैं। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस मोशन के अंदर रखा जा सकता है। ओनली नेसेसरी कंडीशन इज कि it should state the reasons for its adoption. It is moved to censor the Council of Ministers for specific policies and action. तो Council of Ministers को censor करने के लिए उनके specific policy या action को लेके इसको move किया जाता है। It can be moved only in Lok Sabha, right? Important point to note. So censor motion can only be moved in Lok Sabha. Next is call attention motion, adjournment motion भी कहते हैं इसको। So it is introduced in parliament by a member to call the attention of a minister to a matter of urgent public importance and to seek an authoritative statement from him on that matter, right? It can be moved in both the houses, Rajya Sabha, Lok Sabha दोनों के लिए होता है। It is introduced in Lok Sabha to draw the attention of the house to a definite matter of public importance, right? Call attention motion.
वर्ड से ही, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा डेफिनेट मैटर है जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे है, उसके लिए होता है. इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. इट कैन ओनली बी मूव्ड इन लोकसभा. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. नेक्स्ट इज no day yet named motion. No day yet named motion. It's a motion that has been admitted by the speaker but no date has been fixed for its discussion. ये motion एडमिट करते हैं स्पीकर लोकसभा के या राज्यसभा के भी जो चेयरमैन होंगे, डिप्टी चेयरमैन होंगे, लेकिन कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं किया गया है. तो द डेट हैज नॉट बीन फिक्स्ड बाय द स्पीकर फॉर इट्स डिस्कशन. इट कैन बी मूव्ड इन राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, राइट. नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आर्टिकल 75 में ही प्रोविजन है इसका कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. इन अदर वर्ड्स, लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट या लोकसभा पास करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेके, तो देन एंड देयर दे हैव टू रिजाइन अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर. द मोशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स. तो 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए फॉर दिस मोशन टू बी एडमिटेड एंड इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा, राइट. मोशन ऑफ थैंक्स. मोशन ऑफ थैंक्स हर पहले सेशन, जब भी जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जब पहला सेशन होता है और हर फिस्कल ईयर का पहला सेशन जो एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, उसको मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं. सो एवरी फर्स्ट सेशन आफ्टर every general election and first session after every fiscal year is addressed by the president. इसी को motion of thanks कहते हैं. This address of president is discussed in both the houses of parliament on a motion called motion of thanks. This motion must be passed in the house, otherwise it amounts to the defeat of the government. तो ये house में pass होना चाहिए, otherwise government would stand defeated, right. Next is कट मोशंस. वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सब टाइप्स भी हैं, इसको समझिए. कट मोशन एक स्पेशल पावर दी गई है लोकसभा के मेंबर्स को ताकि वो किसी ऐसी डिमांड को अपोज करें जहां पे स्पेसिफिक एलोकेशन को डिस्कस किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट इन फाइनेंस बिल एज पार्ट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स. तो डिमांड फॉर ग्रांट्स जब गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है उस केस में कट मोशन को लगाया जाता है. तो अगर ये मोशन अडॉप्ट कर लिया गया, इट अमाउंट्स टू नो कॉन्फिडेंस वोट, and if the government fails to jot up numbers in the lower house, it is obliged to resign according to the norms of the house, right. तो अगर कट मोशन अप्रूव हो जाता है, अगर अडॉप्ट हो जाता है, तो इट अमाउंट्स टू नो कॉन्फिडेंस. और अगर गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस में फेल हो जाती है, अगर वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाती हाउस का, तो इनको रिजाइन करना पड़ता है. अ मोशन मे बी मूव्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अ डिमांड इन एनी फॉलोइंग वेज. तो जब कट मोशन पास होता है इसके टाइप्स हैं, ठीक है. पॉलिसी कट मोशन, तो बेसिकली एक ऐसा मोशन जिसको मूव किया जाए फॉर रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ डिमांड इन ग्रांट्स, ठीक है. डिमांड एंड ग्रांट्स को रिड्यूस करने के लिए भी कुछ टाइप है, दैट इज पॉलिसी कट मोशन. इसको क्यों मूव किया जाता है? सो दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड टू बी रिड्यूस्ड टू ₹1. अब ₹1 से रिप्रेजेंटेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड. तो जो पॉलिसी है जिसके लिए डिमांड की जा रही है उसको डिसअप्रूव किया जा रहा है, इसलिए पॉलिसी कट मोशन मूव किया जाता है. नेक्स्ट इज इकोनॉमी कट मोशन. सो इट इज मूव सो दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड शुड बी रिड्यूस टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट. एक स्पेसिफिक अमाउंट पे आपका डिमांड ऑफ ग्रांट रिड्यूस होना चाहिए. इट इज नोन एज इकोनॉमी कट मोशन. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोकन कट मोशन. ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, मूव होता है. इट इज मूव सो दैट अमाउंट ऑफ डिमांड इज रिड्यूस बाय ₹100. नाउ व्हाट डज दिस एक्सप्रेस? इट एक्सप्रेसेस अ स्पेसिफिक ग्रीवांस. तो किसी ग्रीवांस को लेके जब एक्सप्रेशन आता है, दैट इज मूव्ड बाय टोकन कट
motion. Another motion is closer motion. Closer motion is a motion moved by a member to cut short the debate on a matter before the house. तो ये मोशन क्यों मूव किया जा रहा है? ताकि एक ऐसी डिबेट जिसको कि कट शॉर्ट कर दिया जाए, ऐसी डिबेट जो कि किसी मैटर पे है उसको हम कट शॉर्ट करें हाउस के पहले, और इफ द मोशन इज अप्रूव्ड बाय द हाउस, डिबेट इज स्टॉप्ड फोर्थविथ एंड द मैटर इज पुट टू वोट. तो डिबेट को कट शॉर्ट करना, उस डिबेट को स्टॉप करना और वोटिंग के लिए लगा देना. ठीक है, 4 तरीके के क्लोजर मोशन है. पहला है सिंपल क्लोजर. सिंपल क्लोजर कब आता है? जब कोई एक मेंबर एक मूव देता है, दैट इज मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड बी नाउ पुट टू वोट. मतलब मेंबर इज सेइंग कि द मैटर हैज बीन एडिक्वेटली डिस्कस्ड एंड इट शुड बी नाउ पुट टू वोट. तो दिस कम्स अंडर सिंपल क्लोजर, राइट. नेक्स्ट इज क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स. तो कंपार्टमेंट्स में अगर हम क्लोज कर रहे हैं, दिस मीन्स क्लॉजेस ऑफ अ बिल और अ लेंदी रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स. तो एक लेंदी रेजोल्यूशन जिसको हमने पार्ट्स में ग्रुप कर दिया हो, और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट, द डिबेट कवर्स द पार्ट एज अ होल. कंपार्टमेंट में ना करके डिबेट हर पूरे पार्ट को एज अ होल डिस्कस करता है और फिर पुट टू वोट, राइट. तो अगला है कंगारू क्लोजर, विच इज सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस डिस्कस होंगे. जो इंटरवीनिंग क्लॉजेस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेस नहीं है, उनको स्किप कर दिया जाए और इस पूरे क्लॉज को पुट टू वोट कर दिया जाए. लास्ट इज गिलोटिनी क्लोजर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लोजर. इसमें जो अनडिस्कस्ड क्लॉजेस होते हैं, undiscussed clauses of a bill or resolution are also put to vote along with discussed ones due to want of time. तो टाइम की कमी होने की वजह से जब undiscussed clauses are put to vote along with the discussed clauses, right? तो application of guillotine या guillotine clause यही होता है. Next device is point of order. So a man can raise a point of order when the proceedings do not follow the normal rules of the procedure. जब normal order ना चल रहा हो, normal rule के according proceedings नहीं चल रही हो, उस केस में point of order issue होता है. It should relate to interpretation or enforcement of rules of house, right? और कब होता है कि इट शुड रेज अ क्वेश्चन दैट इज विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ स्पीकर. और यूजुअली कौन करता है? अपोजिशन मेंबर करते हैं, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए ही अपोजिशन मेंबर इसको रेज करते हैं. ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है. दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस एज इट सस्पेंड्स द प्रोसीडिंग्स बिफोर द हाउस. नो डिबेट इज अलाउड ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर. तो सस्पेंड कर देता है प्रोसीडिंग को, और इसके बाद कोई डिबेट अलाउड नहीं होती है, राइट. चलिए, नेक्स्ट इज स्पेशल मेंशन. सो व्हाट इज स्पेशल मेंशन? स्पेशल मेंशन, एज द नेम सजेस्ट, अ मैटर विच इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जो किसी और ऑर्डर क्वेश्चन सेशन के परव्यू में ना आता हो. मैटर विच इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, या विच कैनॉट बी रेज ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, अंडर एडजर्नमेंट. ऐसा कोई भी मैटर जो किसी और रूल के अंडर में रेज ना किया जा सके, उसको हम स्पेशल मेंशन कहते हैं इन राज्यसभा. लोकसभा के केस में इसको कहते हैं नोटिस मेंशन अंडर रूल 377, राइट. तो टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. तो क्या क्या है प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पार्लियामेंट के? लेट्स हैव अ लुक. तो इट इज आइडेंटिकल इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. हर बिल, जो भी बिल इनिशिएट होता है, दैट हैज टू पास बाय बोथ द हाउसेस थ्रू द सेम स्टेजेस इन ईच हाउस. तो सेम स्टेजेस आते हैं, पास होना होता है दोनों हाउस से. What is a bill? Let's have a look. A bill is a proposal for legislation that becomes an act or law when duly enacted. तो एक proposal होता है bill for legislation, right? अब टाइप्स की बात करें तो बिल्स इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट आर ऑफ टू टाइप्स. पहला पब्लिक बिल, जिसको गवर्नमेंट बिल कहते हैं, और दूसरा प्राइवेट बिल, जिसको प्राइवेट मेंबर्स इनिशिएट करते हैं, उन्हें हम प्राइवेट बिल कहते हैं. क्लासिफिकेशन में आए तो बिल जो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में वो 4 तरीके से होता है. फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल विच कंसर्न्स एनी मैटर अदर दैन फाइनेंशियल सब्जेक्ट. तो ऐसा कोई मैटर जो कि फाइनेंशियल सब्जेक्ट के अलावा कंसर्न करता हो, इट कम्स अंडर ऑर्डिनरी बिल.
Second is money bill. It is concerned with financial matters like taxation, public expenditure, etc. Third is financial bill, concerned with financial matters जैसे which are different from money bills. Fourth is Constitution Amendment Bill, so concerned with amendment of provisions of the Constitution. Concerned with the amendment of the Constitution. ये 4 तरीके की classification है. Let's have a look on the differences of the public bill and private bill. तो public bill, as the name says, it can be introduced in parliament by a minister, whereas private bill can be introduced by any member of the parliament other than a minister. Minister के अलावा कोई member अगर इसको introduce करता है उसे हम private bill कहते हैं. It reflects the policies of government. रूलिंग पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो पब्लिक बिल जो है वो रिफ्लेक्ट करती है. प्राइवेट बिल ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन पब्लिक मैटर्स. पब्लिक बिल के केस में पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं. यहाँ पे प्राइवेट बिल आर लेस लाइकली टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट. पब्लिक बिल के केस में इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 days नोटिस. प्राइवेट बिल के केस में इंट्रोडक्शन रिक्वायर्स 1 month प्रायर नोटिस. पब्लिक बिल के केस में इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट. प्राइवेट बिल इज ड्राफ्टेड एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कंसर्न. तो ड्राफ्टिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंबर जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनके ऊपर है. राइट तो ये मेजर डिफरेंसेस थे. चलिए लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बिल और हर बिल किस तरीके से पास होता है उसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं. ऑर्डिनरी बिल की अगर बात करें तो हर ऑर्डिनरी बिल को 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है बिफोर इट फाइंड्स अ प्लेस ऑन द स्टैट्यूट बुक. सो एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज टू पास थ्रू द 5 स्टेजेस इन द पार्लियामेंट. पहला है फर्स्ट रीडिंग. तो किसी भी ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ईदर बाय अ मेंबर और एनी अदर मेंबर, और बिल पब्लिश होता है इन गैजेट ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट रीडिंग इज दिस इंट्रोडक्शन ऑफ बिल एंड इट्स publication in the Gazette constitute the first reading of the bill. So this is the first stage of the bill. Second reading is most important stage in the enactment of a bill and involves 3 sub stages. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है सेकेंड रीडिंग का और 3 सब स्टेजेस हैं. फर्स्ट इज स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन. इस स्टेज में हाउस कैन टेक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्शंस. तो हाउस के पास 4 एक्शंस हैं, ऑप्शंस हैं. इट मे टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स डेट. या तो वो इमीडिएटली बिल को कंसिडर करेंगे या वो कोई एक डेट फिक्स करेंगे कि वो इस दिन इस बिल को कंसिडर करेंगे. सेकेंड ऑप्शन इज इट में रेफर द बिल टू अ सेलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस. किसी कमिटी को वो रेफर कर देंगे. थर्ड इज इट में रेफर द बिल टू अ जॉइंट कमिटी ऑफ 2 हाउसेस. दोनों हाउसेस की एक जॉइंट कमिटी होगी, उनको वो बिल रेफर कर देंगे. फोर्थ ऑप्शन इज इट में सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन. तो पब्लिक ओपिनियन के लिए उस बिल को सर्कुलेट कर देंगे. ये उनके पास चौथा ऑप्शन है. राइट. थर्ड स्टेज इज कमिटी स्टेज. थर्ड स्टेज इज कमिटी स्टेज. यहाँ पे जो कमिटी है वो एग्जामिन करेगी बिल को थॉरली इन डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज. और the committee can also amend its provision but without altering the principles underlying the bill. बिना उस बिल के principles को alter किए the provisions can be amended by the committee. Fourth stage is consideration stage. तो house after receiving the bill from the selected committee considers the provision of the bill clause by clause. Each clause is discussed and voted upon separately. हर clause को discuss किया जाएगा और vote किया जाएगा separately. थर्ड स्टेज जो हम तीसरे स्टेज की बात कर रहे हैं, तीसरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो थी थर्ड रीडिंग जो कि सेकेंड रीडिंग के बाद आती है. इस स्टेज में डिबेट इज कन्फाइंड टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. या तो बिल एक्सेप्ट होगा या बिल रिजेक्ट हो जाएगा थर्ड रीडिंग के स्टेज में. ठीक है.
नेक्स्ट इज, अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग हैव एक्सेप्टेड द बिल इज रिगार्डेड एज पास्ड बाय द हाउस। तो अगर मेजॉरिटी ने जो प्रेजेंट हैं वो वोट कर देते हैं तो बिल इज regarded as passed by the house. A bill is deemed to have passed by the parliament only when both the houses have agreed to it either with or without amendments, right? चलिए, अब ये बात थी पहले हाउस की जहां से बिल इनिशिएट हो रहा है, द हाउस इन विच द बिल इज बीइंग इनिशिएटेड, वहां के 5 स्टेजेस के बारे में हमने बात कर ली। नाउ द बिल कम्स टू द सेकेंड हाउस। तो बिल इन द सेकेंड हाउस, द बिल पासेस थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस। सेकेंड हाउस में पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस, दैट इज विदाउट अमेंडमेंट्स। जैसा पहले हाउस ने भेजा वैसे ही ये उसको एक्सेप्ट करेंगे और पास कर देंगे। इस केस में द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेस एंड इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर इट्स असेंट। तो जैसे ही फर्स्ट हाउस पास करती है, सेकेंड हाउस भी उसको पास करती है और फिर बिल प्रेसिडेंट के पास चला जाता है उनकी असेंट के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज, जो सेकेंड हाउस के पास ऑप्शन है वो है पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकंसिडरेशन। पहला ऑप्शन था एज इट इज उस बिल को पास कर देना प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, और दूसरा ऑप्शन है उस बिल में अमेंडमेंट करना और फर्स्ट हाउस को रिटर्न करना फॉर इट्स रिकंसिडरेशन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, या तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दो उस बिल को। फोर्थ इज नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग। Fifth is, if the second house rejects the bill altogether or does not take any action for 6 months, a deadlock is deemed to have taken place. इस केस में होगा deadlock, जिसके बाद हमें joint sitting करनी पड़ेगी दोनों houses की। तो अगर 6 महीने तक दूसरा house उस bill पे action नहीं लेता है, in that case a deadlock is deemed to have taken place for which the president can summon a joint sitting of 2 houses, right? अब असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट पे जब आता है, हर बिल पहले हाउस से पास होके दूसरे हाउस से पास होके प्रेसिडेंट की असेंट के लिए पहुंचता है, और either singly or at a joint sitting presented to the president for his assent। यहाँ पे प्रेसिडेंट, अगेन दिस इज अ रिविजन फॉर अस, अपनी असेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं सस्पेंसिव वीटो की पावर को यूज करते हुए, राइट। आई हैव डन इन दिस टेबल इज आई हैव डिफरेंशिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल, इनकी मीनिंग, इंट्रोडक्शन, रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, नहीं चाहिए होती है, हर चारों टाइप का बिल है और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, अभी हमने देखा एनी बिल दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल बिल। तो बिल अदर देन दीज 3, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल या कॉन्स्टिट्यूशन